तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी आज हमें पढ़ना है क्योंकि हमने सेल साइकिल कंप्लीट किया है। और जिस भी स्टूडेंट को सेल साइकिल या बायोमोलिक्यूल्स जो अभी कोई कंफ्यूजन या कोई टॉपिक रह रहा है तो वो ऐप पे जाके वो डाउट सेक्शन है या डाउट सेक्शन पर वो मैसेज करे या सिंपली वहां पर मेरे नाम से वो सर्च करे और वहां पर मैसेज करे मुझे। तो आई विल रिप्लाई टू दैट और जो भी कंफ्यूजन होगा मैं विद इन मिनट्स में रिप्लाई वहां पर कर दूंगा। तो एनिमल डाइवर्सिटी जो है, एनिमल डाइवर्सिटी सबको लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला यूनिट है, तो ये समझ नहीं आएगा। ऑफलाइन तो ऑफलाइन छोड़ो, ऑनलाइन में तो ये कभी समझ ही नहीं है, बट सबसे इजीएस्ट यूनिट है ये। और जैसा मैं आपको कहूंगा वैसे ही आपको पढ़ना है। और आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि आपको रिविजन्स और रिविजन्स करना। तो जितना आप रिविजन्स करोगे उतना आपको क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है। ठीक है। नाउ एनिमल डाइवर्सिटी तो हमें पढ़नी है आज। तो एनिमल डाइवर्सिटी में हम पहले देखेंगे व्हाट द टर्म डाइवर्सिटी मींस। तो डाइवर्सिटी हम किसको कहते हैं, व्हाट एक्चुअली डाइवर्सिटी मींस। तो डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी को हम कहते हैं इट इज सिंपली द वेरिएशन और द वेरिएबल। इसको क्या हम कहते हैं, वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन और वेरिएबल, वेरिएबिलिटी, वेरिएशन और वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात में कर रहा हूं, तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ मिलता नहीं है, चाहे अब वो देखो उसमें उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है, उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होती है। जो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स है या डिफरेंस बिटवीन द पैरेंट एंड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, हम ह्यूमंस के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेरोक्स कॉपीज तो नहीं होती है पेरेंट्स की, दैट मींस दे हैव सम डिफरेंसेस। उनमें वो जेरोक्स कॉपीज नहीं होती है, वो एक्चुअल कॉपीज तो नहीं होती है, उनमें कुछ डिफरेंसेस होती है। उन डिफरेंसेस को जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो डिफरेंसेस आती है, या एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन के दरमियान, चाहे वो कलर की डिफरेंस हो, चाहे वो हेयर की डिफरेंस हो, हाइट की डिफरेंस हो, जो डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स आ जाती है, तो उन डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं या उन डिफरेंसेस को हम वेरिएबिलिटीज कहते हैं। तो दीज वेरिएशंस और द वेरिएबिलिटीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, द वेरिएशंस और द वेरिएबिलिटीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन वेरिएशंस या उन वेरिएबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। Those variations or the variabilities are known as is known as the diversity. तो अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं एनिमल्स या लिविंग, हम सिंपली कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन और वेरिएबिलिटी जो होती है, तो उस वेरिएशन और वेरिएबिलिटी को हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायो मींस लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो वेरिएशन और वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है, उस वेरिएशन और वेरिएबिलिटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी नाउ? डाइवर्सिटी तो सिंपली वेरिएशन और वेरिएबिलिटी होगी, और ये डाइवर्सिटी लिविंग, चाहे लिविंग में हो या नॉन लिविंग में हो। अगर मैं सिंपली डाइवर्सिटी की बात करूं, डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन, चाहे वो लिविंग में हो या नॉन लिविंग में हो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं बायोडाइवर्सिटी, तो ये डाइवर्सिटी, ये जो वेरिएशन और वेरिएबिलिटी है, ये अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो दिस बायोडाइवर्सिटी ये जो है, दिस इज द वेरिएशन और द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, among living organisms. तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, तो दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय डब्ल्यू.जी. रोजन। तो डब्ल्यू.जी. रोजन एक साइंटिस्ट थे, एक नेचुरलिस्ट थे। तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने ये टर्म पहली दफा कॉइन की है, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ तक डाइवर्सिटी का आपको मतलब समझ आया, व्हाट बायोडाइवर्सिटी और सिंपली द डाइवर्सिटी मींस। गुड। तो चलते चलते हैं हम, अब यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन किसकी डाइवर्सिटी की बात हो रही है? एनिमल्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सारे किस में आते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लेकिन अब हमें पढ़नी है डाइवर्सिटी किनकी, एनिमल्स की डाइवर्सिटी। तो दैट मींस जो वेरिएशन और वेरिएबिलिटी अमंग एनिमल्स में देखने को मिलती है,
दैट डाइवर्सिटी इज नोन एज एनिमल डाइवर्सिटी। उस डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? एनिमल डाइवर्सिटी। तो अगर हम अंदाजा लगा दें कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी कितनी है, तो वो इससे हमें देखने को मिलेगा कि हाउ मच डाइवर्स द एनिमल्स आर। एनिमल्स कितने बहुत ज्यादा डाइवर्स, कितने उनमें वेरिएशंस पाई जाती है। तो अभी तक 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 1.2 मिलियन स्पीशीज। देखो 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर देयर। कितनी एनिमल की स्पीशीज है? 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज। ये खाली एनिमल्स की बात हो रही है। 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज आर देयर। आप देख सकते हो कि वेरिएशन कितनी है, क्योंकि वेरिएशंस के बिना पर ही हमने स्पीशीज बना दी, ठीक है। तो 1.2 मिलियन स्पीशीज, दैट मींस एनिमल्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखो, अगर मैं एनिमल्स के बारे में स्टडी, अगर मुझे एनिमल्स के बारे में स्टडी करना होगा, तो क्या मैं 1.2 मिलियन स्पीशीज के हर किसी इंडिविजुअल की मैं स्टडी कर सकता हूँ? अगर मैं आज बैठने लग जाऊं कि 1.2 मिलियन स्पीशीज है, उसमें कितने फिर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक एक स्पीशीज में कितने इंडिविजुअल्स होंगे, हर किसी इंडिविजुअल के बारे में मुझे ये इंफॉर्मेशन रखनी है। तो इज इट पॉसिबल कि मैं 1.2 मिलियन स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ? नेवर। अगर मैं आज ही पढ़ने लग जाऊं तो टिल माय डेथ आई विल नॉट कंप्लीट दिस। तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इस डिफिकल्टी को, स्टडी को, टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इनकी क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? जब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, तो हमने इनको क्या किया? हमने इनको क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन क्यों हम करते हैं? इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी इजियर। तो स्टडी को इजी करने के लिए हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी। अब देखो, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक टू ऑर्गेनिजम्स। हम दो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट लंबी है, इसका कलर व्हाइट है, इसका कलर ब्लैक है। तो फॉर एग्जांपल दीज आर सम, ये क्या है? दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स। या हम कहते हैं कि इसकी भी दो आंखें, इसकी भी दो आंखें, इसके भी दो हाथ है, इसके भी दो हाथ है। दीज आर द सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बिना पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज the similarities and the dissimilarities among the organisms। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहले दफा लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किस किस साइंटिस्ट ने की? तो पहला वाला साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ आता है, लीनियस। तो लीनियस ने पहली दफा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर दी। तो इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में डिवाइड किया। दो किंगडम्स में इसने डिवाइड इनको किया। वन ऑफ द किंगडम इज नोन एज एनिमीलिया एंड मीलिया और वेजिटेबेलिया। तो इसने एनिमल्स और वेजिटेबल्स के किंगडम्स बना दिए। किसने? लीनियस ने। तो इट वाज, आई थिंक इट वाज ईयर 1757, ऐसा ही कुछ है। 1757 ये ईयर था जब इसने क्या किया? जब इसने एनिमल्स की, जब इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर दी, तो इसने दो किंगडम्स बना दिए, एनिमिलिया एंड वेजिटेबलिया। तो ये दो किंगडम्स इसने बना दी। इसी के बाद जो अर्नेस्ट हैकेल आए, अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकेल। इसके बाद कौन साइंटिस्ट आए? सॉरी फॉर अर्नेस्ट हैकेल। तो इसके बाद अर्नेस्ट हैकेल आए। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया? इसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अर्नेस्ट हैकेल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसने तीन किंगडम्स बनाए। तो पहली किंगडम इसने कौन सी बना दी? प्रोटिस्टस की, प्रोटिस्टा। और
इसके बाद एनिमीलिया इसने बना दिया, एंड प्लांट। तो थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दे दी? थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दी अर्नेस्ट हैकेल ने। तो इसके बाद तीसरे जो साइंटिस्ट आए, दैट वाज चैटॉन। तो चैटॉन ने टू एम्पायर्स, इसने दो एम्पायर्स बना दिए, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। टू एम्पायर इसने बना दिए, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में इसने एनिमल्स, ये लिविंग ऑर्गन्स को डिवाइड किया। तो आई थिंक इट वाज ये 1866 था एंड इट वाज 1937, ये कुछ ऐसा ही था। और इसके बाद आए कौन? कूपलैंड आए 1956 आई थिंक। तो कूपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दे दी? कूपलैंड ने दे दी। और इसमें इसने क्या किया? इसमें इसने मोनीरिया को ऐड कर दिया। इसने किसमें, कूपलैंड ने ऐड क्या कर दिया? कूपलैंड ने, यहां पर लिखूंगा मैं, इसने इसमें ऐड कर दिया मोनीरिया, मोनीरियंस, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमीलिया। तो ये 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दे दी? 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय कूपलैंड। अब इसके बाद आए द अनदर साइंटिस्ट केम, और ये जो पांचवा साइंटिस्ट है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट, ये नीट का क्वेश्चन आ जाता है। तो R.H. Whittaker, R.H. Whittaker ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, 5 किंगडम, एंड आई थिंक इट वाज 1969, ये 1969 था जब इसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, 5 किंगडम सिस्टम। तो इसमें इसने क्या किया? इसमें मोनीरिया भी था, प्रोटिस्टा, और फंजाई, इसमें फंजाई ऐड किया गया, प्लांटी एंड एनिमीलिया, प्लांटी एंड एनिमीलिया। तो ये इसने 5 किंगडम्स दे दी, मोनीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ये किसने दे दी? R.H. Whittaker ने 1969। उसके बाद 1977, ये तो इसमें डेट आप लिख डालो 1969। अब देखो 1977 को कार्ल वूज, कार्ल वूज ने क्या किया? यू बैक्टीरिया, उसने मोनीरिया को ही यू बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। तो इसने
6 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दी। तो 6 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज 1977 में। इसने 6 किंगडम्स बना दी। यूबैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया 2, प्रोटिस्टा 3, फंजाई 4, प्लांटी 5 और एनबेलिया 6। एनबेलिया 6th वाला किंगडम था। तो दिस वाज द 6th सिस्टम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय कार्ल वूज। इसके बाद कार्ल वूज ने 1999 में, कार्ल वूज इन 1999 तो इसने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दी। इसने दे दिया यूबैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। यू बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया and eukarya. So 3 domain system of classification was given by Carl Woese. यहां तक क्लियर है सबको? Good. 16 minutes हो गए, ठीक है। तो this was the 6th system and 3 domain system. तो 3 domain system और 6 system classification किसने दे दी? Carl Woese ने। 3 domains. It was given in 1999. 3 domain system of classification was given by Carl Woese. तो यहां तक क्लियर है आपको? चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, अब यहां पर देखो, हमें बेसिकली जो अभी तक चल रही है क्लासिफिकेशन, वो हम बेसिकली आर एच वाइटिकर की क्लासिफिकेशन हम लेते हैं। मैंने कहा कि आर एच वाइटिकर की क्लासिफिकेशन जो है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव है नीट का। तो आपको याद रखना है कि उसने कौन सी किंगडम्स दे दी, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दे दी? आर एच वाइटिकर ने। तो उसने क्या किया उसने पहले मोनेरियंस ले ली, मोनेरा। तो मुनीरा में क्या उसने रखा? किंगडम मुनीरा जो थी, किंगडम मुनीरा। तो किंगडम मुनीरा में उसने रख दिए वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जो सेल थी, बट उस सेल में ना तो न्यूक्लियस था ना तो ऑर्गेनेलीज थी। उस सेल में जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल दैट मींस वो डीएनए जो था वो ऐसी साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स मुनीरिया में आते हैं जिनके पास जो सेल है, सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट द राइबोसोम्स। खाली मुनीरियंस में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम के ऑर्गेनेली पाई जाती है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो फिर क्या होता है इनके पास जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल इनके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर। तो इन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रोकैरियोट्स। तो सारे जो प्रोकैरियोट्स थे, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस में रखे गए? मोनेरियंस में रखे गए। तो मोनेरिया कंटेन्स ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए? जिनके पास एक सेल होती है बट उस सेल में ऑर्गेनेलीज कोई नहीं होती एक्सेप्ट द राइबोसोम्स, और उनके पास कोई ये न्यूक्लियस भी नहीं होता है, लेकिन उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, बट वो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो these are called as prokaryotes। तो प्रोकैरियोट्स जो थे ये पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। हमने ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा, जो सेल का पहला वाला टॉपिक था, हमने लेक्चर पढ़ा। तो उसमें मैंने आपको बोला कि जो लाइफ है वो कहां से आई? पानी में से आई। और पहले ऑर्गेनिज्म कौन बन गए? they were bacteria like, they were prokaryotic organisms। so these were the first organisms which originated on planet earth। तो ये तो प्रोकैरियोट्स किस में आ गए? मोनेरियंस में आ गए। अब दूसरी जो किंगडम थी, दूसरी किंगडम कौन सी थी? दैट इज प्रोटिस्टस, किंगडम प्रोटिस्टा। तो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में वाइटिकर ने प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म डाल दिए? प्रोटिस्टा में उसने वो वाले ऑर्गेनिज्म डाल दिए जिनके पास सेल तो होती है
और सेल में सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेलीज सारी प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। तो इस वाली सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और प्रोटिस्टा में कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो है बट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसमें पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद तीसरी वाली किंगडम थी, दैट इज, अब 3 किंगडम्स रह गई हमारे पास। तो फंजाई, उसके बाद प्लांटी एंड एनिमलिया। ये तीनों की तीनों जो किंगडम्स है, ये तीनों की तीनों क्या है? यूकैरियोट्स। ये तीनों, इसमें तीनों किंगडम्स में क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। और इनमें तीनों में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसमें भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और इसमें भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो तीनों किंगडम्स जो बाकी, अब देखो एक ही किंगडम में खाली यूनिसेलुलर, एक ही किंगडम में खाली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रोटिस्टा, और सारे दैट इज प्रोटिस्टा, और सारे प्रोकैरियोट्स किसमें आते हैं? मोनेरियंस में आते हैं। लेकिन जो बाकी 3 किंगडम्स है, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इसमें कौन से आते हैं? मल्टीसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन 3 किंगडम्स में आते हैं। अब देखो अब तीनों मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अब हमने इनके ग्रुप्स क्यों बना दिए? 3 किंगडम्स किस बुनियाद पर हमने इनके बना दिए? देखो फंजाई में क्या होता है, इसका जो फंजाई का न्यूट्रिशन, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन एज अ फाइलम इसमें बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा इसमें इनकी प्रेजेंस है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो इसीलिए हम इसको मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीसेलुलर किंगडम भी कहते हैं। ये मल्टीसेलुलर किंगडम है। लेकिन इसमें जो ये जो फंजाई है, फंजाई में देखो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनका क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो इनका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, एनिमल्स का भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन प्लांट्स का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं, और उस ऑटोट्रॉपिक फूड जो ये खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस ये खुद अपना फूड बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दैट मींस प्लांट्स तो डिफरेंट हो गए। प्लांट क्या है? दे अंडरगो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो ये भी एक पॉइंट बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स हमने बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज one of the criteria for classification of 5 kingdom system of classification। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाइडेगर ने बना दी, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक उसने क्या ले लिया था? मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें हेटेरोट्रॉपिक, इनमें ऑटोट्रॉपिक, इनमें हेटेरोट्रॉपिक। अब देखो यहाँ पर ये हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, बट हेटेरोट्रॉपिक 2 किस्म का होता है, एक तो होलोजाइक होता है और दूसरा सैप्रोफाइटिक होता है। लेकिन ये जो फंजाई है ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो आपको पता है ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले ये फूड को आउटसाइड देयर बॉडी क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, उस पर एंजाइम डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में ला देते हैं, उसके बाद ये सक करते हैं दैट डाइजेस्टेड फूड। तो दैट इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये सैप्रोफाइटिक, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ये हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं?
हॉलोजाइक न्यूट्रिशन, हॉलोजाइक न्यूट्रिशन। तो हॉलोजाइक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम या तो होल फूड खा लें या किसी फूड का कोई पार्ट खा लें, चाहे होल ऑर्गेनिज्म को हम खा लें या उस ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स खाएं। फॉर एग्जांपल हम मुर्गा पूरा खा सकते हैं या मुर्गे की टांग हम खाते हैं, ठीक है, या हम एप्पल खाते हैं। तो दैट मींस हॉलोजाइक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? एनिमल्स करते हैं। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? फंजी करते हैं। और देखो दूसरा इनका एक और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे कंटेन द सेल वॉल, और इनमें जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अगर 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक किस पर होगी? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेक्सिटी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कौन है वो भी हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल किस चीज की बनी है। तो इनमें सेल वॉल बनी है काइटिन की, और इनमें सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इनमें नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें एनिमिया। तो अब लग गई हमें पता कि ये जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाइटेकर ने दे दी 1969 में, और उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया इनटू 5 किंगडम्स में, मोनीरियंस, प्रोटिस्ट्स, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमिलिया। तो मोनीरियंस में कौन से आते हैं? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टस में आते हैं। लेकिन फंजी, प्लांटी और एनिमिलिया, फंजी में कौन आते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। प्लांटी में भी कौन आते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और एनिमिलिया भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फंजी क्या करती है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांटी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमिलिया कौन से न्यूट्रिशन करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन अब देखो फंजी कौन सा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती है। और एनिमिलिया वाले कौन सा करते हैं? हॉलोजाइक न्यूट्रिशन करते हैं। और इनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एनिमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती। तो ये तो बेसिक, आज ये जो पहला वाला जो आज डाइवर्सिटी का पहला वाला जो ये आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, दिस इज बेसिक्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम बेसिक लेक्चर मैं आपको बेसिक लेक्चर दे रहा हूँ डाइवर्सिटी के बारे में। मैं आपको अब रूबरू कराऊंगा कि एनिमल जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में कितने फाइलम्स है और उन फाइलम्स का नाम क्या है। तो पहले मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज दूंगा आपको इस डाइवर्सिटी पर। ये तो आपको बेसिक लेक्चर था जो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहां से आगे हम चलते हैं। तो यहां से आगे जब हम जाएंगे तो अब हम एनिमल्स पर पहुंचेंगे। एनिमल्स 28 मिनट्स। एनिमल्स जो है, अब ये जो एनिमल है किंगडम एनिमिलिया, ये जो किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम एनिमिलिया को डिवाइड, देखो किंगडम एनिमिलिया डिवाइड हो गई है पैराजोआ, मैं यहां पर एनिमिलिया, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। देखो एनिमिलिया को हम मेटाजोआ भी कहते हैं, मेटाजोआ। किंगडम एनिमिलिया इज आल्सो नोन एज मेटाजोआ। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहते हैं। अब ये जो किंगडम एनिमिलिया है, मेटाजोआ है, ये मेटाजोआ दो सब किंगडम्स में डिवाइड हो गई है। दैट मींस पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अब देखो पैराजोआ और यूमेटाजोआ इसमें क्या है? पैराजोआ वो वाले एनिमल्स है जिनके पास, देखो एनिमल्स क्या है, पहले एनिमल्स मल्टीसेलुलर है ना, हमने अभी पढ़ा एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलुलर। तो चाहे पैराजोआ हो चाहे यूमेटाजोआ, जो भी एनिमल्स इन दोनों में आते हैं वो सारे क्या है? वो मल्टीसेलुलर है। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी सेल में, आपने पढ़ी है कि
नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा कि when cells combine they form tissues and when tissues combine they form organs, when organs combine they form organ system. सारे क्या है, सारे मल्टीसेलर है, तो दैट मींस इनमें टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऐसे ग्रेड्स होने चाहिए. लेकिन देखो पैराजोआ क्या है, पैराजोआ वो वाले एनिमल्स हैं जो मल्टीसेलर तो है, दे आर मल्टीसेलर, ये मल्टीसेलुलर तो है, बट अब ये वो वाले मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स है जिनमें टिश्यू विश्यू कुछ नहीं होता है. इनमें सेल्स जो है मल्टीसेलर सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ बहुत सारी सेल्स इनमें होती है, बट नो टिश्यू फॉर्मेशन. इनमें नो टिश्यू फॉर्मेशन, इनमें टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई होती. दैट मींस इनमें सेल्स जो है, ये पैराजोआ जो है, पैराजोआ बहुत ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं, बट वो सेल्स एक दूसरे से टाइटली अरेंज्ड नहीं है, वो सेल्स लूजली अरेंज्ड है. और जब सेल्स लूजली अरेंज्ड होती है तो वो टिश्यू कहां से बनाएगी, टिश्यू कब बनता है, when cells are compactly arranged with one another. जब सेल्स एक दूसरे के साथ compactly टाइटली बाउंड हो तब जाके वो टिश्यूज बनाते हैं. तो पैराजोआ वाले एनिमल्स वो वाले एनिमल्स हैं जो मल्टीसेलर तो है लेकिन इनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं दीज आर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें एक ही फाइलम इसमें आता है, देखो एक फाइलम इसमें आता है, दैट इज पोरिफेरा. पोरिफेरा किसमें आता है, फाइलम पोरिफेरा. देखो मेटाजोआ जो किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम एनिमिलिया में मोर देन 35 फाइलम्स आते हैं, लेकिन हम जो मेनली पढ़ते हैं, मेनली जो किताबों पर लिखा होता है कितने फाइलम्स लिखे होते हैं, 11 फाइलम्स. तो किंगडम एनिमिलिया जो है वो कितने फाइलम्स की बनी होती है, 11 फाइलम्स. हमें 11 मेन फाइलम्स है किंगडम एनिमिलिया की, वरना 11 से बहुत ज्यादा है, 35 फाइलम्स आर देयर इन द एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में कितने फाइलम्स हैं, 35 फाइलम्स, लेकिन हमें बेसिकली मेन फाइलम्स कितने हैं, 11 फाइलम्स. और उन 11 फाइलम्स में एक फाइलम किस में आता है, पैराजोआ में आता है. तो इस वाले फाइलम में क्या होता है, ये मल्टीसेलर वाले होते हैं, बट इनमें टिश्यू विश्यू कुछ नहीं होता है, इनमें सेल्स लूजली अरेंज्ड होती है एक दूसरे के साथ. तो फाइलम पोरिफेरा किस में आता है, पैराजोआ में आता है. ये आपको याद रखना है कि फाइलम पोरिफेरा जो है ये किस में आता है, ये पैराजोआ में आता है. बाकी के 10 फाइलम्स, जो बाकी के 10 फाइलम्स है वो किस में आते हैं, वो आते हैं यूमेटाजोआ. तो बाकी के 10 फाइलम्स किस में आते हैं, यूमेटाजोआ में. यूमेटाजोआ में ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यू की फॉर्मेशन होती है. इनमें टिश्यू है, इनमें ऑर्गन है, इनमें ऑर्गन सिस्टम भी है. ठीक है, इनमें ऑर्गन सिस्टम भी है. तो 10 फाइलम्स किस में आते हैं, यूमेटाजोआ में आते हैं, लेकिन एक फाइलम किस में आता है, पैराजोआ में आता है. आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है. अब देखो 10 फाइलम्स कौन कौन से हैं. अब 10 फाइलम्स जो मैं यहां पर नाम लिखूंगा वो आपको याद रखने हैं. पहला फाइलम कौन सा है, पोरिफेरा, वो किस में आता है, पैराजोआ. मल्टीसेलर है भाई इसमें, बट इसमें टिश्यूज नहीं है, इसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड. अब बाकी 10 फाइलम्स किस में आते हैं, यूमेटाजोआ में आते हैं. और यूमेटाजोआ में कौन कौन सा फाइलम आता है, पहले ही आता है जो पोरिफेरा के बाद आता है, दैट इज सिंडेरियंस, टीनोफोरा. जिन दोनों को हम बेसिकली, ये दोनों एक ही फाइलम में आते थे जिस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा होता था, लेकिन फिर हमने इनको, फिर साइंटिस्ट ने इनको सेपरेट किया, सिंडेरियंस, टीनोफोरियंस. उसके बाद आते हैं प्लांट हेलमाइंथस. उसके बाद एस्केले हेलमाइंथस आते हैं. उसके बाद एनालीड्स आते हैं. उसके बाद आर्थ्रोपोड्स आते हैं.
और उसके बाद आता है मोलस्क्स, मोलस्क्स आते हैं, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा आता है, और कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये आ गए हमारे 10 फाइल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फाइल्स किसमें आते हैं? यूमेटाजोआ में आते हैं। कौन कौन से हैं? सिंडारियंस, टीनोफोरियंस, प्लांटाहेलमाइथस, एस्किलेहेलमाइथस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलास्कस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो चलिए अब मैं आपको इनसे थोड़ा थोड़ा सब एक एक फाइलम से आपको मैं मिलाता हूं, इंट्रोड्यूस आपको कराता हूं। ये जो 11 फाइलम्स है, 11 फाइलम्स से मैं आपको रूबरू करा देता हूं। अभी टाइम कितना हो गया? अभी हो गए 36 मिनट्स। ओह 36 मिनट्स हो गए। चलिए जी, अब देखिए पहला फाइलम है पोरिफेरा। पोरिफेरा, पोरिफेरा जो है ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं भाई। ये पानी में रहने वाले, क्योंकि देखो लाइफ पहले पहले कहां बन गई? पानी में बन गई। तो पहले प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स कहां पर पाए जाते थे? पानी में पाए जाते थे। अब देखो ये एक पोरिफेरा है, ये क्या है? एक पोरिफेरा। तो पोरिफेरा जो है ये एनिमल्स एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? देखो ये खाली इंट्रोडक्शन है, ये मैं फाइलम पढ़ा नहीं रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं फाइलम्स का। 11 फाइलम्स का इंट्रोडक्शन में दूंगा। पोरिफेरंस कौन से एनिमल्स हैं? जो पानी में रहते हैं, दे आर एक्वाटिक। और ये बेचारे एक ही जगह रहते हैं, ये हिलते विलते डुलते कुछ नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो ये एक ही जगह होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। अब देखो एक्वाटिक होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी मल्टीसेलुलर होती है, बहुत सारी सेल्स की बनी होती है, लेकिन वो सेल्स क्या है? लूजली अरेंज्ड है। दैट मींस इनमें टिश्यू विश्यू कुछ नहीं होता, और इनकी बॉडी में छेद होते हैं, होल्स होते हैं इनकी बॉडी पर। ये एक पोरिफेरा है, इसमें क्या है? ये दीज आर होल्स, हाँ दीज आर पोर्स, ये इसकी बॉडी पर पोर्स है। तो इसीलिए इन एनिमल्स को हम पोर बेयरिंग एनिमल्स कहते हैं। पोरिफेरंस आर नोन एज पोर बेयरिंग एनिमल्स, क्योंकि देखो कल मैं पोरिफेरा पढ़ाऊंगा, तो आपको एक पॉइंट तो आपको पहले से ही आना चाहिए, आपके जहन में पहले से ही ये बैठना चाहिए कि नहीं इनको हम पोर बेयरिंग एनिमल्स कहते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि नहीं इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। पोरिफेरंस को हम पोर बेयरिंग एनिमल्स कहते हैं, पोर बेयरिंग एनिमल्स, पोर बेयरिंग एनिमल्स, पोर बेयरिंग एनिमल्स हम इनको कहते हैं। और देखो इनकी बॉडी पर ये पोर्स है, पानी यहां से आता है, पोर्स में जाता है, फिर अंदर एक बड़ा सा थैला सा होता है, फिर उसके बाद ये पानी यहां से जाता है बाहर। ठीक है, तो पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं। और इसका एक मेंबर में आप याद रखोगे, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज किस में आती है? स्पॉन्ज पोरिफेरा में आती है। तो आप ये मेंबर याद रखो, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है? दीज आर पोरिफेरा, these come under the poriferans, ये पोरिफेरन एनिमल्स है स्पॉन्ज। और पोरिफेरा को हम क्या कहते हैं? पोर बेयरिंग एनिमल्स। ठीक है, यहां तक ये तो पोरिफेरा का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सिंडेरियंस। सिंडेरियंस, सिंडेरियंस दूसरा वाला फाइलम जो है एनिमल्स का, जिनको हम सिंडेरियंस कहते हैं। अब देखो ये वाला ऐसा है, ये कुछ उल्टा ही बन गया भाई, इसको मैं पहले बना दूं।
अब देखो, ये एक सिंडेरियन है, दिस इज अ सिंडेरियन जिसको हम हाइड्रा कहते हैं, ये हाइड्रा है। सिंडेरियंस ये भी एक्वाटिक होते हैं, ये भी पानी में भी अभी रह रहे हैं, तो ये एनिमल्स भी पानी में रह रहे हैं और ये भी एक ही जगह रहते हैं, ये भी पानी में यहाँ वहां घूमते नहीं है। और इनकी बॉडी पर देखो, इनकी बॉडी पर ये इनका माउथ है, ये ऊपर जो होल दिख रहा है ये इनका माउथ है, लेकिन माउथ के साथ साथ ही इनके ऐसे ऐसे हाथ है। इन हाथों को हम टेंटैकल्स कहते हैं, टेंटैकल्स। तो माउथ पर लंबे लंबे से हाथ होते हैं और उन हाथों को टेंटैकल्स कहते हैं। और टेंटैकल्स पर इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको सिंडोब्लास्ट्स कहते हैं, और ये सिंडोब्लास्ट्स इनको प्रे को खत्म करने के लिए, कोई वहां से आया तो ये उसको खत्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंडोब्लास्ट्स। सिंडोब्लास्ट्स टॉक्सिक सेल्स होती है, ठीक है, सिंडोब्लास्ट्स। तो इसी के नाम पर इनका नाम रखा गया सिंडेरियंस, बिकॉज दे हैव सिंडोब्लास्ट्स, टॉक्सिक सेल्स। कहां पर होती है वो सिंडोब्लास्ट्स कहां पर होती है? टेंटैकल्स पर, ठीक है। तो इनमें सिंडोब्लास्ट सेल्स, तो अगर मैं कल ये फाइलम पढ़ा दूं तो आप मुझे पहले ही बोलोगे कि सर इनमें प्रेजेंस ऑफ सिंडोब्लास्ट्स है। सिंडोब्लास्ट्स क्या है? ये सेल्स है जो फूड या डिफेंस के लिए इनमें होती है, फूड कैप्चर करने के लिए या प्रे को खत्म करने के लिए। कोई यहां से आ गया तो ये इस पर सिंडोब्लास्ट छोड़ेंगे, सिंडोब्लास्ट क्या करेगी, उस सेल को, सिंडोब्लास्ट उस प्रे को क्या करेगा? खत्म करेगा। तो बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं ये, सिंडोब्लास्ट इनमें होती है। और इनमें एक ऑर्गेनिज्म है, देखो एक ऑर्गेनिज्म आप याद रखोगे हाइड्रा, दूसरा ऑर्गेनिज्म इनमें एक है बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसको हम जेलीफिश कहते हैं। अब जेलीफिश ऐसे होती है, जेलीफिश, और जेलीफिश में यहां पर सिंडोब्लास्ट्स होते हैं और ये मूव भी करती है, ये पानी में मूव भी करती है। जेलीफिश ये मूव होते हैं पानी में, और इसमें सिंडोब्लास्ट्स होते हैं। तो जेलीफिशेस और हाइड्रा किस में आते हैं? सिंडेरियंस में आते हैं, और ये एक्वाटिक होते हैं और ये सिसाइल भी होते हैं, एक ही जगह पे भी होते हैं या मूवेबल भी होते हैं ये। और इनके पास एक इंपॉर्टेंट सेल होती है, दैट इज नोन एज सिंडोब्लास्ट सेल, जो उसको फूड कैप्चर करने में मदद देती है। ये हो गए सिंडेरियंस, हाइड्रा और जेलीफिशेस के एग्जाम्पल। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो टीनोफोरा एक और फाइलम है, टीनोफोरियंस। इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं जिनको हम टीनोफोरियंस कहते हैं? अब देखो ये पहले एक ही फाइलम हुआ करता था, सिंडेरियंस और टीनोफोरा, सिंडेरियंस और टीनोफोरा एक ही फाइलम हुआ करता था, यूसगोडासिना की फाइलम, जिस फाइलम का नाम क्या था? सीलेंट्रे था। लेकिन उसके बाद ये डिवाइड किया गया, ये टीनोफोरियंस गद्दार निकले क्योंकि इनके कैरेक्टर्स कुछ सिंडेरियन से मिलते थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो इनके साथ कुछ नहीं मिलते, इसलिए इनका ग्रुप अलग से, इनका फाइलम अलग बना दिया गया, टीनोफोरियंस। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे प्रेजेंट बायोल्यूमिनेसेंस। लुमिनेसेंस इनमें क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस, ये चमकते हैं जुगनू की तरह, ये रात को चमकते हैं, तो दे हैव बायोल्यूमिनेसेंस। अब वो लुसिफेरेस कौन सा प्रोटीन है जिससे वो चमकते हैं वो तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट दे हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इनमें क्या है? दे प्रोड्यूस लुमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, ये चमकते हैं, ये रोशनी देते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है? प्लीरियोब्रांकी, आई थिंक यही एग्जांपल है, प्लीरियोब्रांकी इसमें एग्जांपल आती है। तो टीनोफोरियंस बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स, ये तो हो गया टीनोफोरियंस। अब देखो यहां पर जाते हैं हम, टीनोफोरियंस के बाद हम पहुंच गए कहां पर? प्लैटिहेल्मिन्थस। अब देखो प्लैटिहेल्मिन्थस जो है इनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, दीज आर नोन एज फ्लैट वर्म्स। अगर ये वर्म है ऐसी, अगर वर्म को मैं ऊपर से चप्पल मारूं, ये मैं वर्म को चप्पल मार रहा हूं, तो ये वर्म कैसे बन जाएगी? दिस विल बिकम फ्लैट, ऐसे बन जाएगी। तो ये
डार्सो वेंट्रल फ्लैटेनेड बॉडी होती है, डार्सो वेंट्रल फ्लैटेनेड बॉडी, इनका ये चपटी की तरह होता है, these are just like as scales, डार्सो वेंट्रल फ्लैटेनेड बॉडी, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेनेड बॉडी, ये यहां से भी फ्लैट है, ये यहां से भी फ्लैट है, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेनेड बॉडी। तो फ्लैट वर्म्स किनको कहा जाता है, प्लांट हेलमाइंथस को कहा जाता है, और ये प्लांट हेलमाइंथस बड़े गंदे किस्म के फाइलम होते हैं, प्लांट हेलमाइंथस, एस्केले हेलमाइंथस, ये गंदे किस्म के फाइलम दोनों है, क्योंकि दीज आर डिजीज काजिंग फाइलम्स, प्लांट हेलमाइंथस हो चाहे इसके बाद एस्केले हेलमाइंथस आएगा, ये दोनों डिजीज काजिंग फाइलम्स। तो प्लांट हेलमाइंथस को हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। यहां तक हो गया क्लियर? चलिए जी आगे। इसके बाद एस्केले हेलमाइंथस, एस्केले, देखो सीक्वेंस आप याद रखोगे, फाइलम्स की सीक्वेंस आप याद रखोगे। एस्केले हेलमाइंथस, इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, राउंड वर्म्स, इनकी बॉडी राउंड होती है, ये पेट में होते हैं, ये वाले पेट में पाए जाते हैं, ह्यूमन्स के पेट में। एस्कैर्स, ये एक बीमारी काज करता है, एस्कैरसिस, ठीक है, तो इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, एस्कैरसिस में आता है एस्केले हेलमाइंथस। अब देखिए आगे हम चलते हैं तो एनालीड्स आते हैं, एनालीड्स, एनालीड्स जो है, एनालीड्स वर्म लाइक होते हैं और इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी बनी होती है सेगमेंट्स की, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स, इसलिए हम इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स। एनालीड्स आर नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स। तो इनमें ये सेगमेंट्स होते हैं, दीज आर द सेगमेंट्स, जिनको हम सोमाइट्स भी कहते हैं, सेगमेंट्स, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये शो करता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। एग्जांपल है अर्थवर्म, अर्थवर्म किस में आती है, एनालीड्स में आती है। अब इसके बाद एक और फाइलम है, दैट इज आर्थ्रोपोडा, ये तो सेगमेंटेड वर्म्स हो गए। अब इसके बाद है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मींस जॉइंटेड अपेंडेज, ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेज, अपेंडेज, इनमें मुंह हाथ पैर होता है, जिनमें जोड़ होता है, जॉइंट्स, हाँ, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, इनमें लेग्स में जॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, इनमें जॉइंटेड बॉडी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स के, इंसेक्ट्स की एग्जांपल आप बहुत सारी ले सकते हो, लिम्यूलस है, किंग क्रैब है, स्कॉर्पियंस है, ये सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो ये तो हो गए जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोड्स में होती है। और सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोड, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आ जाता है मोलस्क्स। मोलस्क्स को हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को हम मोलस्क्स कहते हैं। द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर नोन एज मोलस्क्स, जैसे कि स्नेल है, ठीक है, एप्पल स्नेल ऐसे होती है। पीलिया है, पीलिया, दिस इज पीलिया, पीलिया एप्पल स्नेक, तो ऐसे होती है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मोलस्क्स। और ये भी क्या है, दीज आर एक्वाटिक, ये भी एक्वाटिक है। some of the mollusks are, they are terrestrial। देखो एक्वाटिक कौन कौन सा है, पॉरफेरेंस एक्वाटिक है, सिलेंट्रेट्स, ये सिंडारियंस एक्वाटिक है, टिरोफोरियंस एक्वाटिक है, उसके बाद प्लांट हेलमाइंथस, प्लांट हेलमाइंथस भी एक्वाटिक है, लेकिन हाँ प्लांट हेलमाइंथस भी एक्वाटिक है, स्कैरस है, वो एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है आधे। उसके बाद आता है आर्थ्रोपोड्स, वो टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है। उसके बाद एनालीड्स आते हैं, वो टेरेस्ट्रियल, एनालीड्स क्या है, टेरेस्ट्रियल है। मोलस्क्स क्या है, दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये भी एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल।
तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हम इनको कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है अब इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स को हम सुपाइनी सिकनेड एनिमल्स, सुपाइनी, इकाइनो मींस स्पाइन, डर्मेटा मींस स्किन, तो स्पाइनी सिकनेड एनिमल्स, इनकी स्किन पर स्पाइनस होते हैं, रफ स्किन होता है ऐसे। इसकी वेल नोन एग्जांपल है स्टार फिशेस, उनकी जो आर्म्स है उस पर स्पाइनस लगे होते हैं, रफ स्किन होता है इनका, उसको हम स्पाइनी सिकनेड एनिमल्स कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। और स्टार फिशेस, वन ऑफ द एग्जांपल इज स्टार फिश। स्टार फिश से इकाइनोडर्मेटा में, और ये भी एक्वाटिक है, दे आर एक्वाटिक। अब इसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन सा आता है? इकाइनोडर्मेटा के बाद आते हैं हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स भाई देखो, हेमिकॉर्डेट्स ये जो है ये पानी में ही रहते हैं और इनकी बॉडी कुछ अजीबोगरीबी है, वर्म लाइक है। आधे कॉर्डेट वाले हैं, इनका आधा करेक्टर कॉर्डेट जैसा है और आधा वर्म जैसा है। तो हेमिकॉर्डेट्स, इसमें एग्जांपल है ब्लैनोग्लॉसिस। इसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अभी भी हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड ये इनवर्टेब्रेट्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है, दैट्स नोन एज ब्लैनोग्लॉसिस, हेमिकॉर्डेट्स में आती है। और लास्ट में आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में सारे बाकी आते हैं, चाहे रेप्टाइल्स हो, ये एम्फिबियंस हो, पाइसेस फिशेस हो, या एविस बर्ड्स हो, या मैमल्स, वो सारे किसमें आपके कॉर्डेट्स में आते हैं। तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलमन होता है। तो ये तो था यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी। तो कल से हम फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन होता हो आपको तो यू कैन मैसेज मी ऑन द ऐप और मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा।